नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे होंगे। इस कोरोना महामारी के वक्त घर में बैठकर पढ़ रहे होंगे। हाँ दोस्तों, जैसे आपके लिए खाना खाना ज़रूरी है, वैसे आप लोगों के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए और पढ़ते पढ़ते अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए मेरे साथ। जैसा कि मैं अब आप लोगों से वादा किया है कि इंग्लिश एकदम बेसिक से कराऊंगा, तो वो मैं वादा पूरा कर रहा हूँ। आप लोग अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरी वीडियो को आप शेयर ही नहीं करते, और कुछ लोग तो देखते भी नहीं। फालतू के व्यूज़ आते हैं, 10-12 व्यूज़ आते हैं ना। उसको जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो बताइए कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं और देख के निकल लेते हैं, चलो भाई हटाओ क्या करना है, ठीक है ना? तो आप लोग एक काम करिए, मेरे साथ क्विज क्विज खेल लीजिए एक दिन, तो समझ में आ जाएगा आप लोग कितने पानी में हैं, ठीक है? व्यूज़ वीडियो पे नहीं आते, इससे किसी के वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, ठीक है? किसी के नॉलेज को आप लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। और ठीक है, आप लोग अच्छे हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ डाउट्स पूछूंगा। अगर आप उन्होंने उनका आंसर आपने दे दिया तो चलिए ठीक है, मैं मान जाऊंगा कि बिल्कुल आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बेसिक से मैं करा रहा हूँ तो नॉलेज आपको अगर मिलता रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, शेयर करिए ना करिए, आपका फ़ोन है, ठीक है? तो जैसे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नाउन का पूरा क्लियर करवाऊंगा आप लोगों से। तो नाउन का तो मैंने क्लियर करा दिया था, और आज मैं लेके हाजिर हूँ वचन, नंबर, ठीक है ना? लेकिन उसके पहले एक चीज़ और। मैं कुछ बच्चों का फ़ोन आया था मेरे पास कि वो बोल रहे थे कि सर मटेरियल नाउन हमको क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ दोस्तों? मटेरियल नाउन क्लियर नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा आज आप लोगों को एक एग्जांपल के माध्यम से पूरा पहले मटेरियल नाउन क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे वीडियो पे बढ़ूंगा, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, गोल्ड इज़ प्रेशियस मेटल। क्या? गोल्ड इज़ प्रेशियस मेटल मतलब सोना एक महंगी धातु है। अब आप लोगों को मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आप लोग बताइए ये मटेरियल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, या प्रॉपर नाउन है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। जाहिर सी बात है आप लोगों के मन में अंदर ये ज़रूर विचार आ रहा होगा कि ये मटेरियल नाउन है। लेकिन आप लोग दोस्तों बिल्कुल गलत हैं। ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है? मटेरियल नाउन ये तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इससे कोई चीज़ ना बन जाए। गोल्ड से जब तक कोई चीज़ नहीं बन जाती, या स्टील से जब तक कोई चीज़ नहीं बन जाती, तो वो तब तक वो मटेरियल नाउन नहीं होती। अब मैं मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ। माई रिंग इज़ मेड फ्रॉम गोल्ड। माई रिंग मेरी अंगूठी मेड फ्रॉम गोल्ड, गोल्ड से बनी है, तो वहाँ पे मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है? तो मटेरियल नाउन कब तक नहीं हो सकती दोस्तों? जब तक कि उससे कोई चीज़ ना बन जाए, तो तब तक वो मटेरियल नाउन नहीं हो सकती, ठीक है? चलिए, तो अब नंबर पे आते हैं, अपने मेन टॉपिक पे। देखिए जैसे दोस्तों नंबर है, नंबर की बात है, नंबर एक ही हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना? या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें यस लगा दो, यस लगा दो, भी एस लगा दो, आई एफ एस लगा दो, कुछ भी लगा दो तो वो प्लूरल बन जाएगी सिंगुलर में, ठीक है? लेकिन दोस्तों आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको क्लियर करवाऊँगा मैं, जो आप लोगों ने नॉर्मली देखे तो होंगे, ठीक है ना? लेकिन कभी उनके बारे में समझ ही नहीं आया होगा। और प्लूरल की परिभाषा जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ सकते, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो आज आप लोगों को मैं सबसे पहले एग्जाम्पल क्लियर कराऊंगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर कराऊंगा, ठीक है? चलिए ध्यान से देखते रहिए। अब एक स्लाइड है मेरे पास, थोड़ा इस पर चलते हैं, ठीक है? ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे पहला है आर्टिकल, सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद द प्लूरल वर्ब। कुछ जनरली यूज़ होते हैं प्लूरल फॉर्म प्लूरल वर्ब के साथ। अब ये प्लूरल वर्ब क्या है? ये जो जितनी लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी मैंने प्लूरल वर्ब ही लिखी हुई है। अब ध्यान से देखिए कि इनको मैं क्लियर कैसे करवाता हूँ, ठीक है? जैसे लिखा है पहले हमारे पास ट्राउज़र। ट्राउज़र क्या है? पैंट। अब ये बताइए पैंट कैसे प्लूरल हुआ? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसकी मैं परिभाषा आपको बताता हूँ प्लूरल की। जब दो पार्ट हों हमारे पास, जब कोई चीज़ हमारे पास दो भागों में हो, मान लीजिए यही ट्राउज़र है। ट्राउज़र हमारे पास दोनों पैरों के लिए था, ठीक है ना? चलिए छोड़िए ट्राउज़र, छोड़िए, चश्मा ले लीजिए। चश्मा हमारे लिए, हमारे किसके लिए था दोस्तों? दोनों आँखों के लिए था ना? दोनों आँखों के लिए था। और जब हम एक भाग उसका काट दें तो वो क्या किसी काम लायक रह जाएगा? किसी काम लायक नहीं रह जाएगा ना? तो जब किसी काम लायक नहीं रह जाएगा तो क्या मतलब? तो वो चीज़ जो हमारे पास दो भागों में थी वही कहलाती है दोस्तों प्लूरल, ठीक है? समझ में आया? कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल समझ ही लीजिए कि स्लाइड में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये है हमारे पास ट्राउज़र, ठीक है? ये अभी हमारे पास किस फॉर्म में है?
प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में दोस्तों? प्लूरल फॉर्म में है। अब यहाँ पे मैं इसका एक भाग काट देता हूँ और ये देखिए इसका एक भाग काट दिया। अब ये बचा क्या? प्लूरल बचा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेके आया हूँ। ये देखिए कैंची है, कैंची का एक हिस्सा मैं निकाल लेता हूँ तो क्या किसी काम लायक रह जाएगी? नहीं रह जाएगी ना। ये देखिए ये है हाफ पैंट, ठीक है ना। अच्छा चलिए दोस्तों, ये तो डाउट वाला थोड़ा है, इस पर मैं डाउट क्लियर कराना था मेरे को। अभी इतने एग्जाम्पल आप लोग देखिए, ठीक है। तो कोई चीज़ हो जो दो भागों में बनी हो, दो भागों से मिलकर बनी हो, और अगर एक भाग काट दें उसका और वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, तो दैट थिंग इज़ गॉन फ्रॉम द प्लूरल। ओके, चलिए अब ये डाउट क्या था? ये डाउट। अच्छा ये बताइए इसे क्या बोलेंगे आप लोग? इसे हाफ पैंट बोलेंगे या इसे शॉर्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शॉर्ट्स। क्या बोलेंगे इसमें से? क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे या ये बोलेंगे? बताइए। अब लाइव तो हूँ नहीं मैं, तो मैं डायरेक्ट अभी क्लियर करवाता हूँ आप लोगों को कि क्या बोलेंगे। दोस्तों इसे हमेशा शॉर्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट्स। क्योंकि हाफ पैंट जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ठीक है। हाफ पैंट जैसा कोई वर्ड इंग्लिश ग्रामर के अंदर होता ही नहीं, और यही शॉर्ट्स आप लोगों का प्लूरल फॉर्म में जाएगा। और सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको? चलिए इसमें से कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे ये देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। जैसे लिखा एल्म्स, एल्म्स माने होता है भीख। दूसरा लिखा है दोस्तों थैंक्स। तो ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, रुक जाइए, ठीक है ना। और एक चीज़ लिखा होगा एसएस। एसएस कहाँ लिखा है सर? ये लिखा है एसएस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कुछ कंफ्यूजिंग है कि सर ये कैसे प्लूरल फॉर्म में होंगे। देखिए पहले मैं एल्म्स का लेता हूँ। एल्म्स माने वो क्या होता है? भीख। भीख देखो दोस्तों, जब मैंने बताया था ना प्लूरल में कौन होगा, प्लूरल में वही होगा कि दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। अब ये भीख कैसे दो चीज़ों से मिलकर बनी है? देखिए दोस्तों, मैं कोई भिखारी मेरे घर पे आता है, ठीक है ना। वो भीख किससे मांगेगा? मुझसे मांगेगा ना, तो मेरे द्वारा उसको दिया जाएगा। मतलब वहाँ पे क्रिया कैसे हो रही है? दो लोगों से। यस दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। प्लूरल है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। और ये प्लूरल इतना कंफ्यूजिंग है कि कोई चीज़। अब बताइए एल्म्स, कभी आपने सोचा था कि ये प्लूरल फॉर्म में होगा? नहीं होगा। लेकिन जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए अगर, तो बिल्कुल क्लियर होगा कि जो दो लोगों के मध्य हो रहा हो, दैट इज़ इन द प्लूरल, ठीक है ना। दैट एग्जाम्पल या फिर दैट थिंग इन द प्लूरल। जैसे एल्म्स है, एल्म्स माने भीख। भीख मैंने किसको दिया? भिखारी को दिया। भिखारी किस में चला, सॉरी वो भीख किस में चली गई? प्लूरल में। सेकंड है एशेस। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, वैसे एसेस का मतलब होता है राख। राख के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुवचन हो गए। गलत, बिल्कुल गलत। एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा एसएस ट्रॉफी। क्या? एसएस ट्रॉफी। एसएस ट्रॉफी किसके किसके बीच होती है? दो लोगों के बीच हुई ना। दो लोगों के बीच में, दो टीमों के बीच, जो जीता उसको ट्रॉफी मिल गई। तो उसी तरह भीख भी तो किसी के द्वारा किसी को मिली थी, तो वो प्लूरल में ही तो जाएगा बेटा। तो ध्यान दो ना, है ना। तो वो किस में जाएगा? प्लूरल में। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से लिखा रहा हूँ। और जितने एग्जाम्पल स्लाइड में देखे थे आप लोगों ने, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और बिल्कुल उसको पढ़ लीजिएगा। अब एक चीज़ और है थैंक्स, वो हालांकि मैंने लिखी नहीं है लेकिन सिर्फ फिर भी। अब क्या है थैंक्स? थैंक्स कैसे? क्या ये बताइए, आप लोग अगर कुछ अच्छा कर लेते तो क्या खुद से अपनी पीठ थपथपा लेते कि थैंक यू दोस्त, तुमने ऐसा कर दिया, थैंक यू। में तुम खुद को पीठ थपथपा लेते क्या? नहीं थपथपाते ना। मतलब कोई विश है अगर आपकी, आपने पूरा कर लिया, किसी दूसरे के द्वारा आपको थैंक यू बोला गया, तो वो प्लूरल में जाएगी। आप अपने आप से थैंक यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या जाएगी? प्लूरल में, ठीक। चलिए अब बात आती है किसकी? सिंगुलर की। मोस्ट कंफ्यूजिंग। ओके। ए कंपाउंड नाउन, सॉरी, ए कंपाउंड नाउन मतलब कि न्यूमेरिकल प्लस नाउन इज नॉट यूज इन प्लूरल इफ ए नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। यदि कोई चीज़ एक एडजेक्टिव के बेस पे काम कर रही है तो उसका आप लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ये समझ में कैसे आएगा? देखो मैं समझाता हूँ। पहले लिखा है जैसे 10 डेज टावर, 10 डेज टूर, सॉरी। तो हमारी ट्रिप कितने दिनों की है? 10 डेज की। अब ये क्या लिखा है? जैसे लिखा है 10 डेज, ठीक है ना। सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, 10 डेज, ठीक है। ट्रिक कहाँ से आएगी? ट्रिक बता रहा हूँ, एक मिनट, बता रहा हूँ। ये जैसे लिखा पहला नंबर 10 डेज टावर, मतलब हमारी 10 दिनों की ट्रिप, ठीक है ना। अब ये कैसे एडजेक्टिव में जाएगा? 10 डेज टू
ये जो बीच में लगा हुआ है ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है आपका। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर किसी के बीच में वो लगा है, डैश लगा है, तो आप लोग उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, पूरे के पूरे में डैश लगा है ना, हाँ लगा हुआ है, एक चीज़ में नहीं लगा, रुक जाइए, ये इसमें नहीं लगा ना, इसका मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जो 10 ईयर्स लिखा है, 10 ईयर्स, ये किस में है दोस्तों, ये नाउन के, ये किस में दोस्तों, नाउन में है, नाउन में, नाउन के फॉर्म में अगर है तो ये फिर प्लूरल में नहीं जाएगा। ठीक है ना, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, वह 10 साल, यहाँ पे क्या है वो 10 साल पुराना हो चुका ना, 10 साल की उम्र हो चुकी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, देखिए, जैसे पुअर का आप लोग पुअर्स नहीं लिख सकते, यंग का आप लोग जैसे यंग का आप लोग यंग्स नहीं लिख सकते, सिक का आप लोग सिक्स नहीं लिख सकते, ब्लाइंड का आप लोग ब्लाइंड से नहीं लिख सकते। तो कैसे बनाएंगे, हालांकि लाइव होता तो मैं आपसे पूछ भी सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है पुअर का दा पुअर, यंग का दा यंग, सिक का दा सिक, द ब्लाइंड का दा ब्लाइंड। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात एपोस्ट्रॉफी की। एपोस्ट्रॉफी कैसे होगा सर, एपोस्ट्रॉफी कैसे लगाते हैं सर, एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक तीनों की मैंने बताई है। देखो, ट्रिक याद रखना, ट्रिक अगर याद रखोगे तभी बनेगा, नहीं याद रखोगे नहीं बनेगा। और इंग्लिश की ट्रिक कोई इतनी बड़ी भारी ट्रिक नहीं होती है कि जो याद ना रख पाएँ आप लोग। ठीक है। देखिए, एपोस्ट्रॉफी कहाँ पे लगा सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी हमेशा लगती है दोस्तों जिंदा चीज़ों में। क्या, जो जीवित है, जो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज़ें, निर्जीव वस्तुओं में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगती। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगेगी, केवल और केवल, केवल और केवल जीवित चीज़ों में, जो जिंदा हैं, जो मूवेबल हैं, जो नॉन मूवेबल हैं, उनमें नहीं लगेगी। ओके, पहला एग्जांपल जैसे देखिए, गुलशन टी कप। अब यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुलशन, उन्होंने, वो लाइव है ना अभी, मतलब वो जिंदा हैं अभी, तो वहाँ पे क्या हम यूज कर दिए, एपोस्ट्रॉफी, तो ये सही हो गया, द टी कप ऑफ गुलशन। ठीक है ना, गुलशन टी कप ऑफ गुलशन, ये इसको बना सकते हैं, ये दोनों फॉर्म में है। ठीक है, अब एक ये लिविंग वाला है, सॉरी दोस्तों, ये लिविंग वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नॉन लिविंग वाले में आते हैं नीचे, मार्कर्स इंक, तो ये गलत हो गया ना, मार्कर्स इंक, मार्कर क्या जिंदा चीज़ है क्या, मार्कर की स्याही, मतलब कि मार्कर कोई जिंदा चीज़ तो नहीं है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, द इंक ऑफ मार्कर। क्या होगा दोस्तों, द इंक ऑफ मार्कर। तो एपोस्ट्रॉफी ध्यान रखिएगा कहाँ लगाते हैं, केवल और केवल, केवल और केवल जिंदा चीज़ों में, निर्जीव वस्तुओं में ये चीज़ नहीं लगेगी। ओके, चलिए, अब जैसे मैं आप लोगों को लिए कुछ हेल्प के लिए लाया था कि जो बोल चाल में समय पे चल रही हैं कुछ 5 मीनिंग्स, तो उनको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, और जब जब मेरा लेक्चर आएगा तो मैं 5 मीनिंग आपको इसी तरह से देता रहूँगा, तो आप लोग अपनी मीनिंग को भी इम्प्रूव करते चलिए। अच्छी वोकैबलरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो 5 मीनिंग्स आपका मेरा वादा था तो मैं लेके आया हूँ। पहला है लिटरली, लिटरली यानी होता है सचमुच। दूसरा है पैंडेमिक, पैंडेमिक जैसे कोरोना आया था तो एक पैंडेमिक वर्ड सुनने को मिला होगा। तो एक पैंडेमिक वर्ड सुनने को मिला, उसका मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। ओके, तीसरा है लेजेसी, लेजेसी यानी होता है विरासत। टॉलरेंस यानी होता है सहनशीलता। डैशबोर्ड यानी होता है नियंत्रण पट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर समझ में नहीं आया इसको दोबारा से देख लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, जितना देखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। और वो स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, तो ये था आज दोस्तों आपको लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस इस लास्ट में इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करना है और कुछ नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, तो थैंक यू, शुक्रिया।